नमस्कार दोस्तों। आज आर्ट और एडुडेन पर एक नई स्ट्रेटजी वीडियो आपके लिए हम लेकर आए हैं। मेन जो पर्सपेक्टिव रहेगा कि जो एस्टेट को लेकर जो एग्जाम है, जो हमारे जो इसी चैनल पर अनुराग सर ने क्लास ली थी, उसमें बताया था कि एस्टेट 3 लेवल का होता है और 7 और 8 दिसंबर को है। ठीक है, सबसे पहले पीजीटी का एग्जाम होगा, फिर टीजीटी का है और पीआरटी का है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, एक जो एस्टेट है वो 3 प्रकार का होता है, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी। ठीक है, इस पोर्शन में सब्जेक्ट आता है 60 नंबर का और इस पोर्शन में आता है 60 नंबर का। मैं यहां दोनों, यहां ज्योग्राफी करवाऊंगा, यहां एसएस करवाऊंगा, यहां ईवीएस करवाऊंगा जो 30 नंबर की आती है। ठीक है, ऑलमोस्ट सारी क्लास फ्री रहेंगी, कोई इसका चार्ज आपको पे नहीं करना है। ठीक है, अगर आप सब्जेक्ट पर कमांड रखते हैं तो मैं ये कहता हूं कि 40-45 तक आप नंबर आराम से ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप 45 यहां लेते हैं और जो हमारे जो अनुराग सर जी हैं उन्होंने बताया था कि जो क्वांट का जो पोर्शन है, मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जीके, अगर आप उनसे अच्छे से क्लास पढ़ लेते हैं तो वहां आप 25 नंबर तक ले सकते हैं। ठीक है, 25 और 45 मिलाकर हो गए 70 नंबर का पोर्शन आपने कवर कर लिया और रहता है मात्र 60 पेडागोजी और लैंग्वेज। इससे अगर आप 20 नंबर ले लो तो आपका एस्टेट क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे पहली बड़ी बात है। दूसरा, अब आप बोलोगे कि सब्जेक्ट में 45 नंबर लेना बहुत मुश्किल है, क्यों? क्योंकि आपके अनुसार जो कॉमन पोर्शन होता है, जो पोर्शन होता है उसमें आप 90 नंबर लेते हैं। ठीक है, ओ सॉरी 90 नंबर का होता है, उसमें पेडागोजी होती है एक सब्जेक्ट, साइकोलॉजिकल स्टडी होती है, वो 30 नंबर की होती है। आप जो सब्जेक्ट को जो टाइम देना होता है ना, सब्जेक्ट को टाइम देना तो पेडागोजी को दे देते हो और सब्जेक्ट आपका रह जाता है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि हमने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में वो बहुत अच्छे से पढ़ा है, हमें सब्जेक्ट आता है, हम यहां ध्यान दे लेते हैं। ये भी नहीं होता, क्योंकि साइकोलॉजिकल स्टडी है, आप एग्जामिनर की स्टडी नहीं पढ़ सकते। सिर्फ आप उसकी जो थ्योरीज है, उसके क्वेश्चंस है, उसका एनालिसिस बेस पे आप उसका आंसर लगा सकते हो। और अगर आप यहां थोड़ा सा समय थोड़ा सा कम दो और यहां ज्यादा दो तो आपके ये 45-50 तक भी जा सकता है। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर रहता है यहां। दूसरा, लैंग्वेज आप कितना ही पढ़ लो, वो आप 15-15 नंबर की है। ठीक है, अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो आप उसमें अच्छे नंबर लोगे, डेफिनेटली है। अगर आपके बेसिक्स इतने अच्छे नहीं हो पाते, फिर आपको मतलब ये लगता है कि यहां ज्यादा नंबर नहीं आएंगे, ये आप लगाओ, इस पर भी जोर लगाओ, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि आप उसका थोड़ा सा सिर्फ पेडागोजी भी कर दो, क्योंकि हिंदी का जो बेसिक्स पोर्शंस है, शब्द है, वचन है, वगैरह वगैरह, क्रिया ठीक है, वो मैंने सर ने भी बताई थी, आदित्य की किताब है, वहां बहुत बेसिक में दे रखा है। ठीक है, एक इसके शुद्ध अशुद्ध के वर्ड्स आते हैं, वो भी आप कर सकते हो, उसमें बहुत दे रखे हैं। ठीक है, एक पर्यायवाची आते हैं, ठीक है, अनेक शब्दों का एक शब्द, वो भी दे रखा है उसमें, आप बहुत अच्छे से दे रखा है, आप उसको देख लो कितना पोर्शन दे रखा है। वो बुक कंप्लीट इसी हिसाब से बना रखी है कि जो हिंदी का कोई भी एग्जाम हो, इवन जैसे ना उसमें एक यूपी का एक एग्जाम होता है, आरओ को लेकर, उसको लेकर भी बना रखी है, क्योंकि उसमें हिंदी का एक एक्स्ट्रा पेपर होता है, वो भी कवर करता है। तो ये तो एस्टेट की सिंपल लैंग्वेज का पेपर है, वो भी आराम से कवर होगा। ठीक है, रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश में मैं सजेशन देता हूं कि उपकार की बुक दो, जैसे सबने भी बता दिया था, उसमें हिंदी और इंग्लिश को मिक्स लिखकर बता रखा है कि कौन सा पोर्शन कैसे करना है। ठीक है, ये सारी रही। क्वांट की सर ने आपने बताया था, वो मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जीके के जो मेन जो पोर्शंस हैं उसके लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ये ऑलमोस्ट सब कुछ फ्री रहेगा। ठीक है, हमारी कोशिश रहेगी कि आपको 7 दिसंबर और 8 दिसंबर से पहले सारा सिलेबस उंगलियों पर याद हो। ठीक है, ये कोई बैच नहीं है, ये एक रिवीजन तौर पे क्लासेस रहेंगी। ये मान के चलो कि एक रिवीजन बैच है, इसकी क्लास डेली आएंगी, सुबह शाम आएंगी। अब वो टाइम आप बता देना कि आपको किस टाइम फिक्स लगता है। एक टाइम साइंस की आएगी, एक टाइम एसएस की आएगी, यानी सोशल स्टडीज की आएगी, यानी सुबह अगर बायोलॉजी की आती है तो शाम को एसएस की आएगी। ठीक है, वो डिस्कस हम बता देंगे, आप जैसा डिस्कस बोलोगे हम आपको बता देंगे, जैसा आप कमेंट करोगे। ठीक है, ये तो रहा हमारा ओवरऑल स्ट्रेटजीज, हम कैसे करेंगे। रही बात सब्जेक्ट को, आज जो ज्योग्राफी है, पीजीटी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेरा नाम अमित गौड़ है, मैंने आपको इंट्रो में बताया था, और मैं 3 बार नेट क्वालिफाइड हूं ज्योग्राफी से ही। ठीक है, पीजीटी का एग्जाम
है जो मैं उसके थ्रू सिलेबस आपको डिस्कस करूंगा कि आपको कौन से पोर्शन में ज्यादा जोर देना है और कौन से में कम देना है, क्योंकि कुछ पोर्शंस ज्योग्राफी का वो रट्टाफिकेशन वाला है और कुछ जो पोर्शन है वो समझ का जाता है, क्योंकि अगर आप थ्योरी एक बार समझ लोगे तो वो बहुत अच्छे से क्लियरिटी आएगी। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरा, जैसे हम बताते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी पर लोग जोर देखते हैं, समझ में आती है, लेकिन आप उसको इंटरलिंक करके पढ़ो दूसरे जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, ठीक है, ट्रॉपिक्स में ज्यादा लोग क्यों रहते हैं, वो वैसे तो पार्ट्स है फिजिकल ज्योग्राफी का, लेकिन वो अगर आप उसको रिलेट करके पढ़ोगे तो वो ज्योग्राफी और पॉपुलेशन ज्योग्राफी, मतलब जियोमॉर्फोलॉजी और पॉपुलेशन ज्योग्राफी मिक्स होगी, वो आपको अच्छी नॉलेज देगा और ज्योग्राफी में आप मास्टर बन जाओगे। ठीक है, रही बात अगर आप पीजीटी यहां से करते हो तो आपका दिसंबर में ही नेट का एग्जाम होता है, वो भी अच्छे से आसानी से निकाल सकते हो। वहां मैं आपको वहां भी बता दूंगा कि वहां 200 नंबर का पेपर आता है, यानी 100 क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी के। अगर आप यहां अच्छे से कर लेते हो, मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं कि वहां भी आप 60 नंबर कर लोगे, और वहां भी जो कट ऑफ रहती है वो 90%, मतलब वो 60%, यानी लगभग 180 नंबर 300 में से, क्योंकि 100 नंबर का एग्जाम, 100 नंबर का एक कॉमन पेपर होता है वहां भी। ठीक है, यानी 60% का मतलब 180। अगर आप यहां से ज्योग्राफी कर रहे हो तो आपको 180 नंबर लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब यानी 60%, 100 यानी 60 क्वेश्चन भी आप आसानी से कवर कर सकते हो, यानी 120 नंबर। वहां अभी आपको कॉमन पेपर में आप 30 नंबर ले लो तो आपका नेट भी क्वालिफाई हो जाएगा आपकी बात। ठीक है, हमने ये जो कोर्स है, जो रिवीजन बैच है, इस तरीके से डिजाइन किया है, इस तरीके से आपको बताएंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाए, और कोई वो नहीं है, ये सारी फ्री क्लासेस रहेंगी, क्योंकि हमारा जो मोटिव है, जो आर्डोर का जो ये है कि जुनून, लक्ष्य तक पहुंचाना, जो मोटो है हमारा, बी एजुकेटेड बी अचीवर, हम लोगों को शिक्षित करेंगे और अपने जो लक्ष्य है उसको वहां तक पहुंचाने में उसकी पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है, बहुत हुआ, लेकिन अब हम सिलेबस पर डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, ये है थॉट्स का टॉपिक। कौन सा थॉट्स किसने दिया, कौन सा टॉपिक किसने दिया? ठीक है, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी है, बिहेवियरलिज्म है, ह्यूमनिस्टिक है, वर्ल्ड एनवायरमेंटलिज्म है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ज्योग्राफी कैसे डेवलप हुई, ज्योग्राफी में क्राइसिस कैसे आया, सबसे पहले ज्योग्राफी वर्ड टर्म किसने दी, वो आपको डिस्कस हम करवाएंगे, ऑब्वियसली करवाएंगे। लेकिन ये जो चीजें हैं मैं जस्ट एग्जाम से 5 से 7 दिन पहले ही करवा पाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने आपको शुरू में ही करवा दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इन सिलेबस में करवाने में, लेकिन अगर मैंने आपको अभी करवा दिया तो ये चीजें आपके लिए हैवी हो जाएंगी, क्योंकि वो लास्ट तक याद नहीं रहती। ये रट्टाफिकेशन वाला है, इसलिए आप लास्ट में 50 लाइन है, इसको याद करो और आगे चलो। ठीक है, मैं आपको लास्ट में मैंने खुद जो डिजाइन किया है उसमें 100 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, वो ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब बात ये है कि 100 पॉइंट ज्योग्राफी मैंने उसकी पूरी पीडीएफ बना रखी है। मैं टाइम टू टाइम वीकली उसका, या फिर संडे को एक दिन रख लेंगे, इस टाइम को मैं उस 100 पॉइंट्स की क्लास आपको देता रहूंगा। ठीक है, मोस्टली जो लास्ट है, ये वो पॉइंट्स हैं जो पेपर के जस्ट 3 या 4 दिन पहले पढ़े जाते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ पॉइंट्स लिख रखे हैं, जैसे ओशियन करंट्स किसने दिया, हमबोल्ट ने दिया। हमबोल्ट कहाँ का था, हमबोल्ट ने कौन सी ज्योग्राफी पर काम किया, हमबोल्ट फिजिकल ज्योग्राफी के खिलाफ था या ह्यूमन ज्योग्राफी के खिलाफ था। वो जो कॉमन, जो जहां पर बच्चा अगर अटकता है, जहां पर क्वेश्चन होने की संभावनाएं गलत होती है, वे कौन से पॉइंट्स होते हैं जहां लोग 50-50 में आकर अटकते हैं। भाई ये 2 तो नहीं है, ये इन 2 में से है, वो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये वो पोर्शन यहां से कवर होगा 100 पॉइंट्स में। ठीक है, अगला जो है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, जो मेन जो ज्योग्राफी जो चलती है वो यहां से चलती है। ऊपर वाला था थॉट्स, ज्योग्राफी किसने दी, भाई ज्योग्राफी होती क्या, दैट्स ऑल। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, अर्थ कौन सी है, ठीक है, अर्थ मतलब प्लेनेट के हिसाब से कौन से नंबर पे आती है, बड़ी है, छोटी है, डेंसिटी कितनी है, ठीक है। दूसरा एल्बिडो कितना है, रिफ्लेक्शन कितना है, कई बार मरकरी के साथ रिफ्लेक्शन आ जाता है, कई बार जुपिटर के साथ रिफ्लेक्शन आ जाता है, ठीक है। और दूसरा एक क्वेश्चन है प्लूटो अर्थ वो प्लेनेट में काउंट क्यों नहीं होता, ड्वार्फ प्लेनेट क्या होते हैं, वो सारे जो छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं वो उनकी डेफिनेशन, प्लेनेट की डेफिनेशन क्या है। 2005 में जो प्लूटो है वो आउट कर दिया, प्लेनेट की डेफिनेशन को कंप्लीट नहीं कर रहा था, ठीक है। बेसिकली जो कोर एरियाज हैं ज्योग्राफी के, जो शुरुआत है, वो चीजें मैं डिस्कस करूंगा। अगला है मोशंस ऑफ अर्थ, कौन कौन सी अर्थ है। अब
मोशंस हैं, सॉरी, ठीक है, सबको पता है रोटेशन और रिवॉल्यूशन का, ठीक है, लेकिन एक स्पिन करके भी पूछ लेते हैं भाई, स्पिन कौन से रिलेट करता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, एक इसका ही एक पार्ट है, मैं आपको बताऊंगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कि जो जिगजैग है, सॉरी इंटरनेशनल डेट लाइन, वो जिगजैग क्यों है वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है। इक्वेटर, इक्वेटर कौन कौन से कंट्री से पास आउट होता है, ठीक है, इसका एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूं, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया से पास आउट होती है, वो यूएई में से पास होती है, ओमान से तो होती है, सऊदी अरेबिया से होती है, यूएई से होती है नहीं होती, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट में उसको बताएं, ठीक है। वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो आप, जैसे ही जैसे क्लास आगे चलती रहेंगी वो मैं आपको कंप्लीट डिस्कशन उसका दूंगा, ठीक है। जैसे अगला है अर्थ इंटीरियर, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिस, वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वैगनर की थ्योरी ने क्या दिया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी ने क्या दिया, प्लेट टेक्टोनिक ने क्या दिया, जियोसिंक्लाइन की थ्योरी क्या होती है, आइसोस्टेसिस की थ्योरी क्या होती है, लिख नहीं रखा, लेकिन ये चीजें, क्योंकि पीजीटी का मतलब क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का पेपर ज्योग्राफी के लिए, ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में लगभग सारी थ्योरी आ जाती है, ठीक है, इकोनॉमिकल भी, ज्योग्राफी और फिजिकल की भी, इन्वायरमेंटल की भी, सारी जो थ्योरीज है वो आ जाती हैं, लेकिन एग्जाम का जो सिलेबस है वो इस तरीके से डिजाइन नहीं होता, वो सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी नाम लेकर मतलब सॉरी वो छोड़ देते हैं, ठीक है। वो मैं आपको, क्योंकि चीजों को बताना एक बहुत ही आसान बात है, लेकिन उसको सामने वाले की समझ में बैठाना, उसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों से रिलेट करवाना, ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट से रिलेट करवाना, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगला जो है, जैसे ये हो गया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बता दिया, अर्थक्वेक और वोल्केनो क्यों होते हैं, और फोल्डिंग एंड फोल्डिंग, ठीक है, नॉर्मल फोल्ड है, रिवर्स फोल्ड है, फोल्डिंग उसमें देखो फोल्डिंग कौन कौन सी है, दोनों लिम्स बराबर हैं अलग अलग हैं, वो एक मतलब पूछा जाता है कि आइसोलिम्स है, कौन सा फोल्डिंग बनी, ठीक है। अब फोल्ड माउंटेन्स कौन से हैं, फोल्ट माउंटेन कौन से हैं, ये भी पूछ लेते हैं, कई बार पूछते हैं कि एप्लिशियंस माउंटेन्स कहाँ है, वो भी एक फोल्ड माउंटेन का पार्ट है। शिवालिक सॉरी अरावली जो हिल्स हैं इंडिया में, वो कब बनी उसका ओरिजिन पूछ लेते हैं, वो फोल्ड माउंटेन है फोल्ट माउंटेन है वो भी पूछ लेते हैं, ठीक है। जैसे विंध्याचल और सतपुरा के बीच में नदी तो जाती है, सबको पता है, लेकिन ये नदी उस साइड ही क्यों जाती है, इसमें ये फोल्ट का ही कारण है, इसमें भी ये चीजें बतानी पड़ेंगी आपको, ठीक है। हम ज्योग्राफी को रेक्टिफिकेशन के हिसाब से नहीं पढ़ते, हम उसको सिर्फ जैसे ज्यादा से ज्यादा समझी जा सके उसको पढ़ेंगे। ये पता है कि टाइम कम है, क्योंकि कुछ चीजों में पता होता है कि भाई जहां मुझे जोर देना होगा मैं वहां ज्यादा से ज्यादा क्लास लूंगा, अगर मुझे एक्स्ट्रा क्लास भी डालनी पड़ी ज्योग्राफी के लिए, अगर आपका सिलेबस लास्ट तक कंप्लीट ना हुआ तो उसके लिए भी मैं पूरा बंदोबस्त कर रखा है कि लास्ट में सिलेबस कैसे कवर करवा जा सकता है, क्योंकि ये एक रिवीजन बैच है, मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आप तक प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ अर्थ, नेबुलर हाइपोथेसिस, बिग बैंग की थ्योरी, बिग बैंग की थ्योरी पूछ लेते हैं, ठीक है। आज के दिन भी बिग बैंग की थ्योरी काम कर रही है नहीं कर रही, और कर रही है तो क्यों कर रही है वो भी बताऊंगा, ठीक है। तीसरा टॉपिक है सॉरी इंटीरियर ऑफ अर्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स, नॉर्थ में ज्यादा लैंड मास है ओशियन और साउथ हेमिस्फीयर में कम लैंड मास है, उसका इफेक्ट क्या है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसका इफेक्ट क्यों दिख रहा है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एंटार्क्टिका है वहां पर ही ओजोन होल क्यों हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों हुआ। अब आर्टिक जो सर्कल है, जो नॉर्थ पोल है वहां पर हो रहा है, वहां क्यों हुआ, ये इंडिया और उसके आसपास में रीजन में क्यों नहीं हो रहा, ओजोन होल होता क्या है, ओजोन है क्या, ये इससे रिलेट है। जब आप कंपोजिशन ऑफ अर्थ पढ़ोगे ना, अर्थ एटमॉस्फेयर, वहां तो आएगा, लेकिन यहां भी अगर इसको यहां भी रिलेट करके पढ़ोगे तो आपके लिए ज्योग्राफी आसान हो जाएगी। ज्योग्राफी को आप समझ के यूनिक चीजों से जोड़कर मिलाकर पढ़ोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्थ इंटीरियर की डिसकंटिन्यूटी पूछ लेते हैं, कई बार पूछ लेते हैं करस्ट मेंटल कोर, जो बीच में लिक्विड क्यों है। दूसरा एक पूछ लेते हैं कि बीच में जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो अर्थ के इंटीरियर की वजह से है या नहीं है, वो भी पूछ लेते हैं कि मैग्नेटिक पोल्स हैं नॉर्थ और साउथ वो
चेंज होते हैं, रिवर्स हो जाते हैं समय समय के साथ, उसका क्या कारण है वो भी डिस्कस होंगे क्योंकि ये सारी चीजें अगर ज्योग्राफी को आप रिलेट नहीं कर पाओगे तो चीजें आपके लिए मुश्किल होंगी। ज्योग्राफी इसलिए ही 9 या 10% बच्चों का ये क्लियर हो रहा है पीजीटी में। अब जैसे पीजीटी का पेपर हुआ था, एचपीएससी ने लिया था, ठीक है, उसमें मोस्टली बच्चे अगर सीधा उसने क्या किया कि सीधा उसने रिटर्न का पेपर ले लिया। क्यों? क्योंकि पीजीटी क्लियर ही नहीं था इतने बच्चों का। पीजीटी आप क्लियर करो, आपके लिए बहुत आसानी होगी ज्योग्राफी, ठीक है। अब वैगनर की थ्योरी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी मैंने आपको बताया है, आइसोसेसी जियोसिंक्लाइन थ्योरी, ठीक है, और एक सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, वो भी बताऊंगा। ये आपको समझना पड़ेगा। अर्थक्वेक, पी वेव, एस वेव, एल वेव, कौन सी वेव ज्यादा तेज होती है, एल वेव को मतलब आराम से आती है तो इफेक्ट ज्यादा करती है। जैसे मोरक्को और सूडान, सीरिया वगैरह में, तुर्की में डिजास्टर आया था, ठीक है, उसका जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसका एक करंट की क्लास तो मैं लूंगा समय पर, ठीक है, लेकिन वो ज्योग्राफिकल एंगल क्या है वो भी तो आपको समझना पड़ेगा ना, ठीक है। अगला है लैंडफॉर्म्स, डेविस और पेंक की थ्योरी आती है मेन, ठीक है, लेकिन वहां भी डेविस और पेंक ही क्यों, ठीक है। कास्ट टोपोग्राफी, ठीक है, एक है इवोलियन है, मतलब एयर को लेकर है, उसका इवोलियन पूछ लेते हैं कि भाई ये किस तरीके का मतलब डिपोजिशनल एरोजनल लैंडफॉर्म्स है, क्योंकि यहां जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिपोजिशनल ज्यादा होते हैं, ठीक है। दूसरा अब ग्लेशियर्स है, सॉरी ग्लेशियर्स के जो लैंडफॉर्म्स हैं वो इस तरीके से डिजाइन है, मतलब इस तरीके से नाम रख रखा है, उनका पता ही नहीं लगता ये इरोजनल है या डिपोजिशनल है, ठीक है। अगला जैसे सी कोस्ट के हैं, सी कोस्ट के भी हैं, यहां भी इरोजनल और डिपोजिशनल पूछ लेता है। एक क्वेश्चन है, ये तो है बे, ठीक है, और ये है गल्फ। ये डिफरेंस किसी ने नहीं बताया होगा, जहां रास्ता कम हो वहां गल्फ, जहां रास्ता बड़ा हो वहां बे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ सकते हो एज नॉलेज। अगर ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव नहीं है तो इसको नॉलेज के तौर पे आप ले सकते हो, ठीक है। अब देखो भाई रॉक साइकिल, ये जो सेडिमेंट्री रॉक है, इग्नियस रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, सेडिमेंट्री से सीधी मेटामॉर्फिक कैसे बनी, कोल डेवलपमेंट, कोल जो हम यूज करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्यों अलग क्यों है और कोल क्यों है, लेकिन दोनों बने दोनों धरती के नीचे दबने से बने हैं, भाई इसमें इफेक्ट क्या है, ठीक है, किसका कारण रहा, ठीक है। एक जैसे है ना शिफ्टिंग ऑफ साउथ पोल और नॉर्थ पोल, वो भी एक इफेक्ट है। जैसे अब बोल रहे हैं कि कुछ जो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये है कि इंडिया भी शिफ्ट हो रहा है, लगातार माउंटेन जो हिमालय की जो हाइट है वो लगातार बढ़ रही है, उसका भी एक कारण है, ठीक है। अगला क्लाइमेट में कोपन और थॉर्नवाइट की क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा पूछी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं पूछा जाता कि कोपन और थॉर्नवाइट की जो क्लासिफिकेशन है वो सीधा पूछ ले। वो पूछता है कि थार डेजर्ट है उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो बी तो सबको याद है, BSHW है, BSHK है, वो भी तो समझना पड़ेगा ना। एक कोल्ड जो डेजर्ट्स होते हैं, एक इसका जो क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूं कि कोल्ड डेजर्ट कौन कौन से हैं, सबसे पहली बात। दूसरा गोबी डेजर्ट कहां है, ठीक है, ईरान के डेजर्ट है, दस्तेलुफ ऐसे नाम करके है, सारा डेजर्ट। सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट कौन सा है, टाकामा डेजर्ट है, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन आया होगा, आपने भी देखा होगा, जो साउथर्न हेमिस्फीयर में जो चिली कोस्ट है ना, चिली वाली कोस्ट, वहां पर फर्टिलाइजर जो इंडस्ट्री है वो सबसे ज्यादा है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट फर्टिलाइजेशन इंडस्ट्री है वहां फर्टिलाइजर्स की। क्यों भाई, वही क्यों है, ठीक है। एक हम्बोल्ट करंट है वहां जो कोल्ड करंट कहलाता है, वो हम्बोल्ट करंट इस रिलेटेड से रिलेटेड है, ठीक है। और जो आपने समझा होगा एल नीनो और ला नीनो, ये दोनों टॉपिक ये भी हम्बोल्ट करंट से रिलेटेड है, ठीक है। वो चीजें थोड़ी सी आपको एनालिटिक वे में समझनी पड़ेगी। उसका और साउथ वेस्ट मॉनसून है इंडिया की, उस पर क्या इफेक्ट है, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं, उसका इफेक्ट इंडिया पर नहीं, नॉर्थ अमेरिका पर तक भी आता है, ठीक है। ये चीजें आपने नहीं बताई होंगी। ऑस्ट्रेलिया पर तो आता ही है, ठीक है। इसका जो इफेक्ट है वो अफ्रीकन जो कंट्री है ना, जो सोमालिया है, इजिप्ट है, इन कंट्रीज पे भी इसका, केनिया है, वहां भी इफेक्ट उसका देखा जाता है, ठीक है। अब
जैसे क्लाइमेट और लैंडफॉर्म्स को आप रिलेट कैसे पढ़ सकते हो, जैसे अर्थ है, इक्वेटर है, सॉरी, इक्वेटर के बीच में यहाँ 4 o'clock रेनफॉल होती है, सबको पता है। लेकिन ये किसी ने बताया कि यार डोल्ड्रम जो बनता है उसका कारण क्या है, कोरोलिसिस फोर्स नहीं होती, ठीक है। कोरोलिसिस फोर्स मैक्सिमम कहां होती है, क्लाइमेट का ही पार्ट है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरोलिसिस फोर्स जब बराबर हो जाती है तो कौन सी विंड निकलती है, जेट स्ट्रीम निकलती है। जेट स्ट्रीम कितने प्रकार की होती है, साइक्लोन क्या होते हैं, वो चीजें आपको समझनी ही पड़ेगी, ठीक है। जितना ज्यादा आप सब्जेक्ट से प्यार करेंगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न में आएगा, और आपका डेफिनेटली मैं आपको कह सकता हूं कि आपका जो एग्जाम है वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 90 नंबर लेना बहुत आसान बात है। चीजें जब मुश्किल जब होती हैं जब आप कंपटीशन के लिए ट्राई करते हैं, क्योंकि लोगों को 90 से नहीं, जब वहां 90 से ज्यादा नंबर, क्योंकि वहां कंपटीशन है कि आपको 90 से ज्यादा लेने ही हैं, क्योंकि 90 तो ज्यादा क्राइटेरिया बना रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ओशन, ठीक है। ओशन मैं आपको बताऊंगा कि टियोग्राफ होता है, टियोग्राफ, ठीक है। टियोग्राफ क्या होता है, करंट क्या होते हैं, टाइड क्या होती है, मरीन डिपॉजिट, सिलिकॉन और कैल्शियम डिपॉजिट्स, इसमें दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, जो वेल होती है, जो मछली होती है, वहां भी सिलिकॉन होता है, वहां भी सिलिकॉन होता है, उसके जो दांत है उनमें सिलिकॉन होता है, ठीक है। आयरन कहां से आया, नीचे, ठीक है। पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं वो निकलते हैं, उनकी जो क्लासिफिकेशन है, पेट्रोल बाद में, डीजल बाद में निकलता है, ग्रीस निकलता है, ये सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, वो भी ओशियंस के आता है, ओशियंस के में ही कवर होता है, ठीक है। सबमरीन्स ऑफ फीचर्स अटलांटिक, ये देखो इसका एक एमओआर, कौन सा एमओआर कहां है, मिड ओशियनिक रीज बोलते हैं जिसको, ट्रेंच, वो कहां है, ठीक है। दूसरा एक आपने सुना होगा एंडीज और रॉकीज, 2 माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में, वो वहां क्यों बने, उसका भी एक रीजन है प्लेट टेक्टोनिक में, उसका इफेक्ट ट्रेंच के रूप में देखा जाता है, वो इसलिए रिलेट हो गया। आपको चीजें रिलेट करके समझनी पड़ेंगी, क्योंकि उसी से आपका जो ज्योग्राफिकल जो एनालिसिस है, जो आप ज्योग्राफी की जो समझ है वो ज्यादा अच्छी बन पाएगी। ज्योग्राफी रट्टे का सब्जेक्ट नहीं है, कुछ पोर्शन में एक और 2 पोर्शन में ज्योग्राफी रट्टे का सब्जेक्ट है, वो कहां है मैं आपको पहले बता सकता हूं, थॉट और कुछ इकोनॉमिकल जो ज्योग्राफी के जो टर्म्स हैं वो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगला जो पॉइंट है लाइफ ऑन द अर्थ, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी, लैंडेमान का कंसेप्ट, वो सारी चीजें, क्योंकि आपको उन चीजों को समझ के ही आप उसमें बताओगे बायोस्फीयर का क्या इफेक्ट है, एटमॉस्फेयर में क्या इफेक्ट है। इंडिया, भाई देखो 4 टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं, जियोमॉर्फोलॉजी वाला, ओशियनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और इंडिया ज्योग्राफी। अगर आप यहां से करते हैं तो मैं आपको ये क्या बोल सकता हूं कि आप 30 नंबर का पेपर पक्का कर चुके हो, 30 एक तरफ, 30 एक तरफ, ठीक है। 30 नहीं तो ये 25 से ज्यादा ही कवर करता है, ये तीनों सब्जेक्ट, तीनों चारों पोर्शंस, चारों टॉपिक, ठीक है। मोस्टली जो आता है देखो, माउंटेन, कौन सा माउंटेन कहां है, ट्रेंच कौन सी कहां है, पासिस कहां है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है रिवर पर, ठीक है, वर्धा रिवर, पेनगंगा, पेनगंगा ऐसे ऐसे कुछ नाम करके, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी कौन सी से मिलती है, किसकी, मूसी एक रिवर हैदराबाद में, वो भी पूछ लेते हैं, ठीक है। वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, कौन सा डैम कहां बना है, डैम्स का क्वेश्चन पक्का आता है भाई, डैम्स, ठीक है। एक कोल डिपॉजिट्स का क्वेश्चन आता है। देखो ये है ज्योग्राफी, ये रट्टे की ज्योग्राफी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डैम किसके ऊपर है, ये इसमें कोई ज्योग्राफिकल समझाने की बात नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, स्ट्रक्चर है, फिजियोग्राफी, डिवीजन एंड ड्रेनेज सिस्टम मैंने आपको ऊपर बताया। क्लाइमेट एंड वेजिटेशंस, एक ये होती है कोपन थोन वाइट, मैं ऊपर पढ़ाऊंगा जब क्लाइमेट में पढ़ा दूंगा, लेकिन ये देखो यहाँ जो फैक्टर्स हैं, इंडियन मॉनसून है, सीजन कैसे सीजन चेंज हो रहा है वो मैं बताऊंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट्स ऑन अर्थ, ये एक डॉक्टर अशोक है, जब आप खुल्लर की बुक पढ़ेंगे ना, खुल्लर की बुक इंडियन ज्योग्राफी की मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, और माजिद हुसैन, कौन सी बुक पढ़ लो, वो दोनों बहुत आसान है, लैंग्वेज आसान है, समझना है, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेनी तो इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाओ भाई, सोइल, आईसीआर की क्लासिफिकेशन, रेड सोइल, येलो सोइल, ठीक है। ये आप वहां भी पढ़ोगे जब हम डेल्टा करेंगे, डेल्टा में सिल्ट की जो वो है ना, कितने एमएम का है, कितने रेड सोइल कितने एमएम की होती है, रेड क्यों होती है, येलो क्यों नहीं होती, वो सारी चीजें, ग्रीनिश क्यों होती है, ठीक है। वेजिटेशन ये होती है वो सारी, रेनफॉल वाली, मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, थॉर्न वाइट्स, वो सारी चीजें बताएंगे।
नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर, लैंडस्लाइड्स क्यों होते हैं, लैंड हैजार्ड्स क्यों, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, साइक्लोन, ड्रोट क्यों आते हैं, बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन ज्यादा क्यों आते हैं, अरेबियन सी में क्यों आते हैं, वो मैं आपको अच्छे से उस चीज को बताऊंगा। ठीक है, अगली है पीपल्स पैटर्न। पीपल जो देखो ये है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, कहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है, कहाँ की कम है। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ कैसे रही है, 1 बिलियन पॉपुलेशन अब पहले कितने साल में हो रही थी, अब 14 साल में के लगभग हो रही है। तो वो जो एनालिसिस है, जैसे इसमें माल्थus की थ्योरी है, मार्क्स की थ्योरी है, ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसको समझने से पहले आपको पॉपुलेशन का जो ग्राफ है वो उसी भी समझना पड़ेगा। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टरली प्लानिंग इन इंडिया। भाई एक क्वेश्चन पक्का है, प्लानिंग इन इंडिया, टारगेट एरिया, आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ जो रिलेट होगा ना वो देखो, अब यहाँ रिलेट कैसे होगा, ये जो आइडिया है ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 पेरिस एग्रीमेंट, यानी जो UNFCCC की जो क्लाइमेट की जो इंटरनेशनल बॉडी है वो यहां से रिलेट करती है। ठीक है, वो चीजें भी बतानी पड़ेंगी। ठीक है, अर्थ समिट कब हुई, 1972 में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बॉडी बनी वो कैसे, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगला सॉरी अगला है देखो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन ट्रेड, ये रोड रेलवेज, इसका जो क्वेश्चन आता है, इसकी जो मेन मिनिस्ट्रीज है इंडियन गवर्नमेंट की, दूसरा और है लाइक रोड की है, रेलवेज की है, कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो बतानी जरूरी है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। ठीक है, एक एक्सीडेंट को लेकर है, जैसे रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं वो भी यहां से, क्योंकि वो करंट से रिलेटेड पूछता है। अब एक क्वेश्चन आया था कि कौन सी रेल है वो एक्सीडेंट होगी, लेकिन वो कहाँ हुई, वो एरिया का नाम पूछ लेगा। ठीक है, जैसे 18 जो रेलवे जंक्शंस है, जो मेन एरियाज हैं वो भी पूछ लेता है। ठीक है, कौन सी अंडर वाटर मेट्रो कहां से है, अंडर वाटर रेल कहां से है, वो पूछता है। देखो आपको करनी पड़ेगी वो चीजें। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड की जो WTO है, WTO की वो क्या है, एक उसकी है ना, एक रेड बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, वो मैं आपको यहां बताऊंगा, क्योंकि वो जो है तो इकोनॉमिकल, लेकिन आपको यहां समझनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। क्योंकि वो पूछ लेता है कि रेड बॉक्स सब्सिडी और ब्लू बॉक्स सब्सिडी में फर्क क्या है। ठीक है, अगला ह्यूमन सेटलमेंट मैंने आपको बताया था कि ये सेटलमेंट का पार्ट है, इसमें रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट दोनों की अलग अलग है। क्रिस्टोलर की थ्योरी है। ठीक है, एक CBT का नाम करके थ्योरी है, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, CPT, रैंक साइज रूल है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अर्बन हीट आइलैंड है, अर्बन स्प्रोल है, सबसे ज्यादा स्लम्स कहाँ है, स्लम्स डेवलपमेंट होते क्यों हैं, वो एक धारावी स्लम्स है उसमें, सॉरी मुंबई में, वो वहां डेवलप क्यों हुआ, हरियाणा में उसको झुग्गी झोपड़ी बोला जाता है, मोस्टली कहाँ मिलते हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से। और दूसरा देखो मॉर्फोलॉजी ऑफ सिटीज तो मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेगा सिटीज, सबसे बड़ी सिटी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, मेगा सिटीज। अब देखो कौन अर्बनाइजेशन, एक वर्ड आपने समझा होगा, कौन अर्बनाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे आगरा से लेकर पूरा चंडीगढ़ तक डेवलप हो गया, पूरा कंट्री, पूरी बेल्ट डेवलप होगी, एक बेल्ट डेवलप होगी, ये कौन अर्बनाइजेशन है। जैसे अब जब आपने तो कभी मौका आपसे मेरे से पढ़ने का मिलेगा, मतलब पूरी वर्ल्ड की ज्योग्राफी में आपको पढ़ाऊंगा, तो जो नॉर्थ जो यूएस का पार्ट है ना, ये वाला पोर्शन ज्यादा डेवलप है बजाय कि ये। ठीक है, पूरी बेल्ट की बेल्ट डेवलप है, यही वाशिंगटन DC है, यही न्यूयॉर्क है, अदर जो इंपोर्टेंट जो उनके सॉरी कैपिटल्स हैं या फिर कोई सिटी है वो इस बेल्ट पर ही है, वो कौन अर्बनाइजेशन है, ये वही है। ठीक है, जैसे अब मुंबई पुणे बेल्ट डेवलप हो गई, मुंबई अहमदाबाद, अब वो पुणे ऐसे बन गया वो, और पूरी कौन अर्बनाइजेशन ऐसे बन गई। ठीक है, बुलेट ट्रेन इलाहाबाद में, उसमें सॉरी अहमदाबाद में क्यों लाई गई, क्योंकि उसका मोटिव है कि उसको दिल्ली तक लेके आना है। इंडिया का जो मोटिव है, जो 2 मेन सिटीज हैं दिल्ली और मुंबई, उसको सबसे कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक उसकी जो कनेक्टिविटी है पहुंचानी है। ठीक है, ये बुलेट ट्रेन का रीजन है। ठीक है, अगला जो वो है सॉरी ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू, देखो ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, मैं आपको एनवायरमेंट में बता चुका हूं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आसानी से समझ में मिलेगा।
फ्री क्लासेस रहेंगी। डजेंट मैटर कि आप क्या कर रहे हैं नहीं है, आप एक बार क्लास लो, आपको समझ में आ जाएगा पीजीटी ज्योग्राफी कैसे कंप्लीट की जाती है। ज्योग्राफी आपको अंडरस्टैंडेबल बनाने की जिम्मेदारी मेरी। दैट्स ऑल। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।